पॉइंटर जीएस की तरफ से नमस्कार दोस्तों आज से हम लोगों ने एक सीरीज़ प्रारंभ की है। इस सीरीज़ में आपको इस सीरीज़ का प्रथम पार्ट है। इसमें आपको घटना चक्र में जितने भी प्रश्न आए हैं इतिहास से संबंधित वो सारे प्रश्न एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना घटना चक्र इतिहास विषय का पहला पार्ट। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। दोस्तों जहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत होगी वहाँ पे उस प्रश्न की व्याख्या कर दी जाएगी, जहाँ पे नहीं ज़रूरत होगी वहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रश्न और उत्तर देखेंगे। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ये महत्वपूर्ण कारक था मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाइयों से जो है हड़प्पा सभ्यता की जो है जानकारी प्राप्त हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेल क्या है? EJH मैके ने सुमेर से लोगों का पलायन बताया था। मार्टिमर व्हीलर ने पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन बताया था। अमलानंद घोष ने हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था, उनका इस पे ये विचार था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ये हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पे सामान्यतः उपयोग हुआ था तो लाल रंग का। हड़प्पा में जो भी मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे वे लाल रंग के प्राप्त हुए थे। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य सभ्यता से माना जाता है। गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था, तो यह है गाय। सुमेलित करना है हमें प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज। लोथल गोदीबाड़ा है, कहाँ से प्राप्त हुआ था? लोथल से गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ था। कालीबंगा से जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ था। धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चित्रों वाला एक शिलालेख। बनावली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। स्थल और नदी, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नदी थी रावी, हस्तिनापुर से संबंधित गंगा, नागार्जुन कोंड से कृष्णा नदी, पैठन से गोदावरी नदी, कालीबंगा से घग्गर नदी, लोथल से भोगवा और रोपड़ से सतलज नदी। सुमेलित है। आलमगीर कौन से प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में। लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब, बनावली हरियाणा में, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर और राखीगढ़ी हरियाणा। आगे देखिए सुमेलित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हस्तिनापुर की बीबी लाल ने। तक्षशिला जॉन मार्शल ने। कौसाम्बी NG मजूमदार ने। लोथल SR राव ने। सुरकोटदा और धौलावीरा ये दोनों की खोज JP जोशी ने की थी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है राखीगढ़ी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृदेवी की, पशुपति की लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों की एवं वृक्षों की। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखलदास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, तथा दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा की सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी।
व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, एवं मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के कारण, फर्स्ट मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, सेकंड और थर्ड पे अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया तो वो थे ए कनिंघम। आगे देखते हैं। आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स तथा वी. स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो ये हैं वी. स्मिथ। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह है तांबा। कई बार पूछा गया ये। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय सभ्यता में मिला है। कहाँ से? याद रखिएगा, लोथल से। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह है लोहा। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो ये है बनावली। आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सही कथन हमें बताना है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। ये सभी कुछ सही है। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, तो धौलावीरा में। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी मोहनजोदाड़ो से। वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पे नहीं मिलता है, तो घोड़ा, गाय एवं ऊँट का जो है अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है। वह पशु, जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए वह है शेर। शेर का कोई भी अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे। मृड़ पट्टिका पे उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई थी, तो ये प्राप्त हुई थी कालीबंगा से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पे पनपी, तो मिस्र की सभ्यता कहाँ पनपी थी? नील नदी के तट पर। माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम लगाना है, तो उत्तर से दक्षिण में जाएंगे तो एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका, ये ऐसे इसका जो है क्रम रहेगा। लेकिन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया की सभ्यता। आगे देख लेते हैं। अब वैदिक काल के प्रश्न देखेंगे। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आगे, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। त्रयी नाम है, तीनों वेदों को एक साथ त्रयी कहा जाता है। तीनों वेद जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद जो है ये त्रयी के नाम से भी जाने जाते हैं। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है वो है ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। सुमेलित है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान विधि से, सामवेद संगीत से संबंधित है। आगे देखिए प्रश्न। ऋग्वेद के अंतर्गत क्या आता है? श्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद में श्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद में संगीत में श्रोत और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद चार वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो यह है अथर्ववेद। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं 10,552। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। सुमेलित करना है वेद और उससे संबंधित ब्राह्मण। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण कौन है? ऐतरेय, सामवेद से पंचविश, अथर्ववेद से गोपत और यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण।
ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का जो है 9वां मंडल जो है वो पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। यज्ञ से संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किसमें? यजुर्वेद में। यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है। तो सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। तक्षशिला अंतरिजी खेड़ा कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो यह है अंतरिजी खेड़ा से। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। अगला ऋग्वेद परवर्ती संहिता है। ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो यह है आपका उपनिषद। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है तो श्वेताश्वर उपनिषद में। अगला आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त हुआ है? कठोपनिषद। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। याद रखिएगा, गंगा गलत हो जाएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी थी सिंधु नदी। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान की जाती है चेनाब नदी से। किससे? चेनाब नदी से। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है कुंभा, क्रुमु। वैदिक नदियां आधुनिक नाम। कुंभा का आधुनिक नाम है काबुल, परशुड़ी का है रावी, सदानीरा का है गंडक और सतुद्री का है सतलज। आगे देख लेते हैं प्रश्न। ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करती है। इस संदर्भ में सत्य कथन क्या है? ऋतु मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। लोपमुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की भी रचना की थी तो ये थी लोपमुद्रा। आगे देख लेते हैं प्रश्न। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ था किसके लिए? सिक्के के लिए। ऋग्वैदिक काल में निष्क का आभूषण था गले का। 14वीं सदी ईसा पूर्व का बोगस कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख हुआ है। आगे देखते हैं। अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है बोगज कोई। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा तो यह है बाल गंगाधर तिलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे तो ऋषि गौतम राहुगढ़। आगे देखते हैं आगे का प्रश्न। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु पांचाल को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। अब बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पे? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था क्या? सिद्धार्थ। 62 स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रूमन देश स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर होगा रूमन देह स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। अगला प्रश्न। अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था तो मौर्य शासक अशोक के अभिलेख से। आगे देखते हैं।
महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था मल्लगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ? कुशीनगर। और कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं, अवंती, गांधार, कौशल मगध राज्यों में से हुआ जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो ये आपका था कौशल और मगध, इन दोनों का संबंध किससे था? बुद्ध के जीवन से। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति था सुबध। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ पर बिताई थी? तो वैशाली में। अगला प्रश्न, बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अलार कलाम थे बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? यह है सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी कहाँ? महाकश्यप के द्वारा की गई थी। इसका ट्रिक भी है, आप हमारे चैनल पे जाके जो है बुद्ध के जितने भी बौद्ध संगीति हुई थी उनकी कहाँ कहाँ पे हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, उससे संबंधित आपको ट्रिक मिल जाएंगे। बौद्ध संगीति का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी वासुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चौथ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम, तो प्रथम कहाँ हुई थी? राजगृह, दूसरी हुई थी वैशाली, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र और चतुर्थ कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जब आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था कालाशोक ने। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंधित स्थल। जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। प्रथम प्रवचन यानी कहाँ पे दिया था इन्होंने? सारनाथ में। महापरिनिर्वाण यानी कि निधन कहाँ हुआ था इनका? कुशीनगर में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो यह है प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया था उसका अर्थ और उसका चिन्ह। जन्म का चिन्ह था कमल। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र। महाबोधि, इसका चिन्ह था बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष। और ग्रह ताग, ये घोड़े के चिन्ह से आगे है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग से वो क्या है? कांग यूपा। करमापा लामा जो है तिब्बत के कांग यूपा संप्रदाय से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है, उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। सही। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किए था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। ये बुद्ध के बारे में बहुत, महात्मा बुद्ध के संबंध में सभी ये कथन सही हैं। आगे देखते हैं, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था किसने? शशांक ने। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है, बोध गया। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध के जीवन में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था, किसी को भी इन्होंने नामित नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है, वे कर्म में विश्वास करते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई थी? तो ये
वैशाली में दी गई थी। आगे प्रश्न देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम बताइए। तो पहला है दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग। ये 4 आर्य सत्य है और इनका सही क्रम ये है। दुख है पहला, फिर है दुख का कारण दूसरा, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध का मार्ग। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसके कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों से शुरू हुआ वह है, उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर है। चैत्य जो है आपका पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को कहा जाता था। वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली थी तो वो था वज्रयान शाखा, जो है वो सल्तनत काल में भी प्रभावशाली थी। अब हम लोग जैन धर्म से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन तीर्थंकर 23वें पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे, तो ये वाराणसी से संबंधित थे। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? जैन धर्म से। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। आगे देखते हैं हम लोग। किस नदी तट पे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऋजुपालिका नदी तट पे जो है महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमि तथा संभव में से वह जो जैन तीर्थंकर नहीं था, तो नाथ मुनि जो थे ये जैन तीर्थंकर नहीं थे। इसके अलावा चंद्रप्रभु, नेमि और संभव ये तीनों क्या थे? जैन तीर्थंकर थे। आगे देखते, प्रभास गिरि जिनका तीर्थ स्थल वे हैं जैन 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभा। पद प्रभा जो है जैन के 6वें तीर्थंकर थे और इनका तीर्थ स्थल कौन सा? प्रभास गिरि। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है? कैवल्य। पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जैन धर्म में? कैवल्य का। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म का अंग है वह है जैन धर्म का अंग है। ये अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जैन धर्म ने। अगला देखते हैं। संयादवाद सिद्धांत है जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है वह है जैन मत। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा, यानी कि हिंसा ना करना। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का, इंपॉर्टेंट है। यापनीय एक संप्रदाय था किसका? जैन धर्म का। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व तथा 14 उप पूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है तो ये है 14 पूर्व। याद रखिएगा कौन? 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए थे तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो है अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न। चंपा, पावा, सम्मेद शिखर तथा ऊर्जा यंत्र में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है तो यह है सम्मेद शिखर, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। थेरी गाथा, अचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग तथा वृहत कल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था, तो थेरी गाथा जो है यह आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय
श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र जो है श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे जब प्रथम विभाजन हुआ था किसमें? जैन धर्म में। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली जो था वो महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी था। आगे देखते हैं, वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था, वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था, तो ये है आपका पाटलिपुत्र। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध की माता किस राजवंश की राजकुमारी थी? तो ये कोलियो राजवंश की ये राजकुमारी थी। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में हुआ था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, प्राचीन जैन धर्म से संबंधित हुई घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हैं? भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूलभाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। और प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन प्राप्त हुआ। ये सारी चीजें जो हैं जैन धर्म की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। जैन सिद्धांत के अनुरूप क्या है? पहला, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्य है, यानी तपाचार्य है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए। आगे देखते, समाधि मरण यानी संलेखना संबंधित है किससे? जैन दर्शन से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, तो आजीवक संप्रदाय जो था वो नियति की अटलता में विश्वास करता था। आगे देखते हैं, बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था, तो बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में आजीविकों ने किया था। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? कौशाम्बी। इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री से भी संबंधित है और उत्तर प्रदेश स्पेशल भी ये हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ अवस्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ स्थल जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। खजुराहो के मंदिर बनवाए गए, तो खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। होयसालेश्वर मंदिर समर्पित है, तो होयसालेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। आगे प्रश्न देखते हैं, अगला देखते हैं, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर यानी बाहुबली की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी, तो ये किसने करवाई थी? चामुंडा राय ने। और इस प्रतिमा की ऊंचाई क्या है? 57 फुट। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है, तो महामस्तकाभिषेक जो संबंधित किससे है? बाहुबली से। बाहुबली को पुत्र माना जाता है, तो बाहुबली को प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का पुत्र माना जाता है। आगे देखेंगे हम लोग अब शैव भागवत धर्म से संबंधित जो प्रश्न है। पहला, प्राचीन भारत के विषयोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार है? तो 4 युगों का क्रम इस प्रकार है, कृत यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आजीवक, मतमयूर, मयमत तथा ईशान शिव गुरु देव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, तो मतमयूर जो है प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। आगे देखते हैं प्रश्न, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती जो है देव और उसी शक्ति का योग है। नयनार थे, ये शैव धर्मानुयायी थे। पोयगई, तिरुज्ञान, पूडम तथा तिरुमंगई में से वह जो अलवर संत नहीं थे, तो तिरुज्ञान जो थे ये अलवर संत नहीं थे। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था, तो भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान गुप्त वंश के राजाओं के द्वारा दिया गया था। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो भागवत धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण को माना जाता है। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है, तो सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में देखने को प्राप्त होता है। आगे देखते हैं प्रश्न, कालिका पुराण संबंधित है, तो कालिका पुराण जो है आपका शाक्त धर्म से
संबंधित है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी, तो ये भागवतों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। वह देवता जिसे कला में हल दिए प्रदर्शित किया जाता है, तो बलराम जो हैं, जो कृष्ण के बड़े भाई हैं, उनकी आप कलाकृति देखेंगे तो उसके साथ जो है हल उनके साथ जुड़ा रहता है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बलराम। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 बताई गई है। होलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है, तो होलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख जो है ये वासुदेव से संबंधित है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है, तो ये है होलियोडोरस का बेस नगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख। बेस नगर अभिलेख का होलियोडोरस निवासी था तक्षशिला का। होलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का। आगे प्रश्न देखते हैं। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता हुआ है वराह। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, ये इसका विभेदक लक्षण है। मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है, तो भगवत गीता जो है मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है, तो इसमें सम्मिलित उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं भगवत गीता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे देखते हैं। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो ये है नैमिषारण्य, जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है, तो ये आपका था किष्किंधा कांड में जो है राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है, तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। नासिक में कुंभ मेला लगता है, तो ये लगता है गोदावरी के तट पर। गोदावरी नदी के तट पर नासिक में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब देख लेते हैं धर्म और उससे संबंधित पवित्र स्थल। जैन धर्म से संबंधित कौन है? पावापुरी, यहाँ पे महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। हिंदू धर्म से संबंधित क्या? वाराणसी। इस्लाम धर्म से मदीना, और ईसाई धर्म से वेटिकन सिटी जो है पवित्र स्थल माने जाते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं प्रश्न। छठी सती ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा देख लेते हैं। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके हैं? तो भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के हैं। राजा और उससे संबंधित राज देख लेते हैं। प्रगोत, ये कहाँ के राजा थे? अवंती। उदयन, ये कहाँ, इनका राज्य कौन सा था? वत्स। आगे देखते हैं। प्रसेनजेती, इनका राज्य कौन था? कौशल। अजातशत्रु, और इनका राज्य कौन था? मगध। राज्य और राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। अंग की राजधानी चंपा, कौशल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। आगे प्रश्न देखते हैं। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ये कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से यह प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंती। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया उदयन द्वारा। पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने सबसे पहले चयनित किया था? तो उदयन ने। उदयन वासुदत्त की दंत कथा संबंधित है, ये उज्जैन से संबंधित है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। गांधार, कंबोज, काशी तथा मगध में सेवा जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो ये था मगध। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का जो सबसे महत्वपूर्ण और जो शक्तिशाली राज्य था वो था मगध। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया था लिच्छवियों द्वारा। जो है विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली में स्थापित किया गया था।
अगला प्रश्न देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वे हैं। तो 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वे हैं आगुंतर निकाय एवं भगवती सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी थी। तो मथुरा जो है सूरसेन की राजधानी थी। चंपा राजधानी थी, चंपा अंग की राजधानी थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। तो सुक्तिमती जो है चेदी की राजधानी थी। गोदावरी नदी के तट पे स्थित महाजनपद था। तो महाजनपद था अशक। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह। याद रखिएगा, ये अभी आपका जो बीपीएससी की जो परीक्षा हुई है उसमें ये प्रश्न सीधे सीधे पूछा गया था कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन राजधानी थी राज साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा था। तो कौशाम्बी साम्राज्य की राजधानी नहीं थी। देखते हैं प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा था। तो प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो ये था अजातशत्रु। और ये लोग कौन से वंश के थे? ये लोग हर्यक वंश के थे। याद रखिएगा, किससे? हर्यक वंश से संबंधित थे। आगे देखते हैं प्रश्न। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अभी मैंने आपको आगे बताया। तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था मौर्य राजवंश ने। दोस्तों, अगर आप लोगों को जो है ट्रिक याद करनी है सारे शासन वंश की, तो आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे उपलब्ध है। यहाँ से आपको ट्रिक मिल जाएगी राजवंशों को याद करने के लिए, और ट्रिक बहुत ही इजी है जिससे आपके यहाँ से बनने वाले प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि क्रम भी पूछ लेता है कि पहले कौन सा वंश आया उसके बाद कौन सा वंश आया। तो इसका एक वीडियो हमारे चैनल पे है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। तो राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। मगध पे शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम क्या है? सबसे पहले आपका आएगा हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर आएगा नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। याद रखिएगा, मगध पे शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम। अगला प्रश्न देखते हैं। मगध का साम्राज्य अपरोप अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के उदय का कारण था। तो इसके उदय का कारण था विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। इस समय वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, जिस कारण एक नया धर्म यानी बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। गौतम बुद्ध के समय का प्राचीन वैद जीवक संबंधित था। तो जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। काल्पी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वो है, तो काल्पी नगर जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और उसकी राजधानी कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिच्छत्र, कौशल, साकेत और वत्स। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। यूनानी आक्रमण से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन था। तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पे जो शासन था वो था नंद वंश का। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन थे, तो धनानंद जो है सिकंदर महान का समकालीन था। सिकंदर भारत में कितने समय रहा? तो सिकंदर भारत में लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात जो है सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था। लगभग 2 वर्ष तक वो भारत में रहा था। राजा और उससे संबंधित वंश ड्रिमेटियस ये हिंदी यूनानी वंश से संबंधित थे। रुद्रदमन ये शक वंश से संबंधित थे। गोडोन फर्निस ये पहल वंश से, और विमकटफिसस ये कुषाण वंश से संबंधित राजा थे। आगे देखते हैं प्रश्न।
युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में नौ सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह है मशक। कौन सा? मशक। भारत में सिकंदर की सफलता के कारण थे। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। इस कारण जो है भारत जो सिकंदर जो है भारत में सफल हो गया था। वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पे पराजित किया था, तो वो वीर भारतीय राजा थे पुरु, जिसे पोरस भी कहा जाता है। नियाकर्स, अनेसीक्रेट्स, डायमेकस और अरिस्टोब्यूल्स में से वह जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था, तो डायमेकस जो है सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। आगे देखेंगे प्रश्न। अब हम लोग दोस्तों जो है मौर्य काल से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। पहला है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो सबसे पुराना राजवंश है आपका मौर्य राजवंश। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो विशाखादित्य कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की, तो विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। प्लानी, जस्टिन, स्ट्रैबो तथा मेगास्थनीज में से वह जिसने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, तो जस्टिन ने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे। आगे देखते हैं। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे, तो चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। याद रखिएगा, कौटिल्य के द्वारा लिखी अर्थशास्त्र जो है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 अंग कौन कौन से हैं? तो साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं। पहला है राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठा सेना और सातवां है मित्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियों का। याद रखिएगा, राजनीतिक नीतियों का जो है अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है, तो मैकियावेली के प्रिंस से कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जा सकती है। डायमेकस भारत आया था, तो डायमेकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए वह स्थित है आपका पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, तो बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान पाटलिपुत्र में स्थित था। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, आपका इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पहली बार मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र जीता था। आगे के प्रश्न देखते। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। यह प्रमाणित होता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। अगला प्रश्न। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को हराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था, तो 305 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। आगे प्रश्न देखते हैं। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका जो स्थान था वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है,
वो है दूसरा और 13वां शिलालेख जो है ये, इसके अंतर्गत जो है दक्षिण भारतीय राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था, तो भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक ने बौद्ध होते भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवानाम प्रिय उपाधि से यह प्रमाणित होता है कि अशोक ने हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो पाटलिपुत्र में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो अशोक एवं दशरथ ये दोनों ही शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। रज्जुक थे, तो रज्जुक मौर्य शासन में अधिकारी थे। सार्थवाह कहते थे, व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। कब? मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक तथा रज्जुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, तो अग्रहारिक जो है मौर्य प्रशासन का अधिकारी नहीं होता था। आगे प्रश्न देखते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने किया था। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, तो सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। सांची का स्तूप बनवाया था, तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। स्थान और स्मारक देख लेते हैं। कौशाम्बी में कौन सा मठ है? तो घोषित राम मठ है। कुशीनगर में रानाभार स्तूप है। सारनाथ में धमेक स्तूप है। श्रावस्ती में सहेत महत है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे स्थान कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। ये यूपी स्पेशल भी हो जाता है, साथ साथ आपका हिस्ट्री के प्रश्नों से भी संबंधित हो जाता है। आगे देखते हैं। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम है, तो सम्राट अशोक जो है सबसे पहले लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर बोध गया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर, सबसे आखिरी में श्रावस्ती की इन्होंने यात्रा की थी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेखों में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। कालसी, गिरनार, सहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है, इसका आंसर होगा आपका सहबाजगढ़ी। दोस्तों इससे संबंधित एक ट्रिक हमारे जो है चैनल पे उपलब्ध है, तो आप जाके हमारे चैनल से उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद यहाँ से बनने वाले आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे कि कौन सा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है और अभिलेखों में कौन कौन सी भाषा है, इससे संबंधित ही हमारा ट्रिक है। अगला प्रश्न देखते, पत्थर पे प्राचीनतम शिलालेख थे, तो ये प्राकृतिक भाषा में थे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसप ने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी की परीक्षा में भी लगभग 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो ये है अनुराधापुर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो अनुराधापुर में। प्राचीन भारत में वह लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, तो खरोष्ठी लिपि की क्या पहचान है? कि ये दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ लिखी जाती है। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है, तो प्रियदर्शी या प्रियदर्शी नाम से जो है अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः नाम से उल्लेख हुआ है। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर बढ़िया पॉलिश की जाती थी। ये अखंड होते थे। स्तंभों का सेफ्ट सुंडाकार होता था। आगे, मस्की, गुर्जरा, नेट्टर एवं उडे गुलान अभिलेखों में नाम मिलता है किसका? अशोक। दोस्तों इसकी भी ट्रिक जो है हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं कि अशोक का नाम किन किन शिलालेखों में प्राप्त हुआ है, तो ये ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। अशोक का रुमनदेह स्तंभ संबंधित है, तो रुमनदेह स्तंभ जो था वो बुद्ध के जन्म से संबंधित था। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वह स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के दातिया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो यह है भामरू स्तंभ। आगे प्रश्न देखते हैं।
उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली है, तो ये कहाँ है? कालसी में। और कालसी का जो अभिलेख है इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में हुआ है, तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख कौन सा है? तो अभिलेख जो शिलालेख 12 है वो अशोक के पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित शिलालेख है। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। दूसरा शिलालेख और 13वां शिलालेख संगम राज्य के विषय में जानकारी देते हैं। अगला, चोल, पांड्य, सती, पुत्र तथा सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, तो सातवाहनों का उल्लेख जो है अशोक के अभिलेखों में नहीं हुआ है। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पे पशु बलि पर रोक लगाई गई, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पे थी, तो ये 5वां स्तंभ अभिलेख है जिसमें यह दर्शाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि अशोक ने पारंपरिक अवसरों पे पशु बलि की रोक लगाई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। टालेमी फिलाडेल्फस तुर्मे जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे शासक था, तो तुर्मे कहाँ का शासक था? मिस्र का। चोल, गुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया या मिस्र के साथ राजनयिक संबंध थे, तो मौर्य साम्राज्य के जो है सुदूर सीरिया या मिस्र के साथ भी राजनयिक संबंध थे। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीन शाही आदेश है, तो ये था सौगौरा ताम्रपत्र। इंपॉर्टेंट है ये बहुत। मौर्य काल में टैक्स छुपाने के लिए दिया जाता था, तो मौर्य काल में टैक्स की चोरी करने के लिए मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया था, तो मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में जो है विभाजित किया था। आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र मुद्रा राक्षस मेगस्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तानें थी, तो मेगस्थनीज की इंडिका में यह लिखा गया था कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, तो इंडिका मेगस्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन प्राप्त होता है। वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, तो मेगस्थनीज की इंडिका थी जिसमें मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था एकत्रित किया जाता था, तो सीता अध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित थे, तो समाहर्ता नामक जो अधिकारी जो है मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित थे। मौर्यकालीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था, तो उसे पौताध्यक्ष कहा जाता था। आगे देखें। पंकोदक सिंधे रोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था सड़क पर कीचड़ फैलाने के लिए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। आगे प्रश्न देखेंगे। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्याग पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी, तो अर्थशास्त्र में दी गई थी। जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित था, तो पुनर्विवाह मनुस्मृति में वर्जित किया गया था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था वात्र क्षत्रियों का स्तर था। प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले मेगस्थनीज आए, फिर फाहान आए, फिर हेंगशांग एवं सबसे आखिरी में इतिशांग आए। व्यक्ति और उनके अन्य नाम जान लेते हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सेंड्रोकोटस। बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को प्रियदर्शी या प्रियदस्ती, चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी तथा मगध में शुंग वंश की स्थापना की। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसने भी राज सिंहासन हथिया लिया था। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था वह कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो। गिरनार में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी तो अशोक ने, रुद्रदमन ने तथा स्कंदगुप्त ने। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था तो रुद्रदमन प्रथम ने करवाया था। आगे के प्रश्न देखेंगे। मौर्योत्तर काल से संबंधित अब प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें आपको पूरा का पूरा एंशियंट हिस्ट्री के सारे प्रश्न मिलेंगे। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से प्राप्त होता है। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है तो रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियां जूनागढ़ के अभिलेख में प्राप्त होती हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था तो कुषाणों ने जारी किया था तांबे के सर्वाधिक सिक्के। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए तो प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के कुषाणों के द्वारा चलाए गए थे। आगे देखते हैं। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है तो ये कहाँ मिलती है? मत्स्य पुराण में। आगे सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी तो सातवाहनों की राजधानी जो है अमरावती एवं प्रतिष्ठान में अवस्थित थी। एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ तो एक ब्राह्मण जो है गौतमी पुत्र सात करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों हमारे वीडियो चैनल पे आप हमारे चैनल पे जाके वहाँ पे ट्रिक और उससे पुराण और उससे संबंधित राजवंशों का एक ट्रिक है उसको देख सकते हैं। उसके द्वारा अगर आप उसको देखते हैं तो उसमें जो बहुत इजी ट्रिक है फिर वहाँ से बनने वाले प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होंगे पुराण और उससे संबंधित राजवंशों से। आगे देखते हैं। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है तो राजा खारवेल का नाम हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ जुड़ा हुआ है। अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से वाह जो जैन धर्म का संरक्षक था तो खारवेल जो थे ये जैन धर्म के संरक्षक थे। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश या महामेघ वाहन वंश से। आगे देखते हैं। पूर्वी रोमन शासक जस्टियाइन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था तो इन्होंने विधि निर्माण में सबसे अधिक योगदान दिया था। शुंगों के पूर्वज मूलतः संबंधित थे तो शुंगों के जो पूर्वज थे ये मूलतः उज्जैन राज्य से संबंधित थे। सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी तो इनका नाम है बालपुत्र देव। क्या नाम है इनका? बालपुत्र देव। अब गुप्त काल हम लोग देख लेते हैं। गुप्त वंश ने शासन किया तो 319 से लेके 550 ईस्वी अवधि के मध्य जो है गुप्त वंश का शासन था। आगे 4 अश्वमेधों का संपादन किया था तो 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन प्रवरसेन प्रथम के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, कई बार प्रश्न ये आया है तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम था, ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही परम भागवत की उपाधि धारण की थी। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख जानकारी देती है किसके बारे में? समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है। दोस्तों हमारे चैनल पे जो है आप जो है जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है स्तंभ और
अभिलेख तथा उससे संबंधित जो है राजाओं की ट्रिक मिल जाएगी कि कौन से अभिलेख से कौन से जो है राजा या सम्राट संबंधित थे। वहां से फिर बनने वाले आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है किसका? जहांगीर का। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी, ये समुद्रगुप्त की उपाधि है। हुड़ों ने भारत पे आक्रमण किया था, तो हुड़ों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत में आक्रमण किया था। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था, तो ये भीतरी स्तंभ लेख से ये ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। आगे देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे जो हैं, तो गुप्त साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण, जो पहला कारण है वो था हुड़ आक्रमण, दूसरा है प्रशासन का सामंतीय ढांचा, तीसरा था उत्तर पूर्वी गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, चौथा है अयोग उत्तराधिकारी। शक विजेता के रूप में जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के रूप में जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था किसे? शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था, और इसी के कारण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पतन में संचालित होता था वह है ताम्रलिप्ति। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था, जिस कारण से जो है भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार भी बना रखे थे। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में श्रेणियों का कानून कौन बनाता था? प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली, इसका आंसर होगा आपका श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन है कि श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार भी होता था। आगे देखते हैं। धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक तथा सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है, तो भास्कराचार्य का संबंध आयुर्वेद से नहीं है। प्राचीन कालीन भारत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र थे। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का प्रयोग आम था। 5वीं शती ईस्वी में कोण के जय का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात हो गया था, जिस कारण से जो है प्राचीन कालीन भारत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जो है प्रगति भी हुई थी। कौन कौन से क्षेत्र में? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम हो गया था। आगे, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित थे। छपर्णक जो थे वो चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित थे। आगे, कालिदास जिसके शासन काल में थे वह शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से ही कालिदास संबंधित थे। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी, तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा जो है दीनार कहलाती थी, और गुप्तकालीन रजत मुद्रा जो है रूपक कहलाती थी। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, तो स्त्री और शूद्र जो है प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एरड़ से सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। सम्राट और विरुद्ध यानी उनके अन्य नाम: अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त पराक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य।
आगे देखते हैं, नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी किसकी? गुप्त काल की। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो गुप्त वंश ने जो है मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता था, तो गुप्त काल का शासन जो है स्वर्ण युग कहलाता था। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का 6ठा भाग। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। प्राचीन भारत में सिंचाई को कहते थे, तो प्राचीन भारत में सिंचाई को बिदक भागम कहा जाता था। क्या? बिदक भागम। आगे, शतरंज खेल का उद्भूत कहाँ हुआ था? तो शतरंज खेल जो है भारत में प्रारंभ हुआ था। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? तो मृच्छकटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो यह है कपिल का। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। योग दर्शन के प्रतिपादक पातंजलि। अष्टांग योग के अंग है, तो अष्टांग योग के जो अंग है वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आगे देखें, महाभाष्य के लेखक पातंजलि समसामयिकी थे, यानी पुष्पमित्र शुंग के शासन काल में जो है पातंजलि थे। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक थे, तो उदयन या उदयनाचार्य और गंगेश जो है नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक थे। जब तक जीवित रहो, सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के वशीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? चार्वाकों की। किसकी? चार्वाकों की। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे, तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कणाद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। मीमांसा के प्रणेता थे, तो ये थे जैमिनी। आगे देखें, न्याय वैशेषिक, मीमांसा न्याय, सांख्य वैशेषिक, मीमांसा न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य है, तो मीमांसा का यह मत है कि वेद जो है शाश्वत सत्य है। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह जो एक भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है, तो लोकायत और कापालिक जो है ये जो है षट दर्शन का भाग नहीं है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे। आगे, ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ये प्राप्त की जा सकती है किसके द्वारा? ज्ञान द्वारा। शंकराचार्य, अभिनवगुप्त, रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन से संबंधित नहीं है, तो अभिनव गुप्ता जो है ये वेदांत दर्शन से संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं, संवत और उससे संबंधित गणनावधि। विक्रम संवत 57-58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी, गुप्त संवत 319 ईस्वी, काली संवत यह है 3102 ईसा पूर्व। आगे देखते हैं, पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601 अथवा 600। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष क्या होगा? तो 634 ईस्वी। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? तो प्रतिष्ठानपुर। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर था। आगे, मौखरी शासकों की राजधानी थी, तो मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। हरिशेर, कल्हड़ एवं कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित हैं, तो यह है कल्हड़। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी है, तो बाणभट्ट ने
बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित नामक की पुस्तक लिखी गई है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी कहाँ पे? तो इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर ली थी। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो ये किया था कन्नौज तथा प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो इन्होंने किया था प्रयाग में। नर्मदा नदी पे सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगामन को रोका, तो ये रोका था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो यह है प्रयाग में। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगामन को रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। कविवाड़ निवासी थे, तो कविवाड़ जो है पृथ्वी कोटा सोन नदी के किनारे बिहार राज्य में, यहाँ पे इनका निवास स्थान था। के प्रश्न देख लेते हैं। विम कटफिसेस कनिष्क नाहपड़ एवं बुद्धगुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन है वह है, तो इसका आंसर होगा हमारा कनिष्क। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ था। अगला प्रश्न, वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसको दिया जाता है? विम कटफिसेस को। इंपॉर्टेंट है ये। योध्या सिक्कों पर अंकन मिलता है, तो योध्या सिक्कों पे जो है कार्तिकेय का अंकन प्राप्त हुआ है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी सन है इसकी तिथि। आगे देखते हैं प्रश्न। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था, तो कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में। शक संवत प्रारंभ किया गया था, तो शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो इसमें विक्रम और शक संवत में 135 वर्ष का अंतर है। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, तो विक्रम संवत जो 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। अश्वघोष, वासुमित्र, चरक, नागार्जुन तथा पातंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था, तो पातंजलि जो थे वो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। इसके सिवा अश्वघोष, वासुमित्र, चरक, नागार्जुन ये सभी जो है कनिष्क के दरबार से संबंधित हैं। आगे देखते हैं। कनिष्क के रबतक अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख हुआ है? तो कनिष्क के रबतक अभिलेख में साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा नगरों का उल्लेख हुआ है। आगे देखते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में चरक तथा जीवक इन दोनों ने ही शिक्षा प्राप्त की थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया, तो शुंग वंश के बाद भारत पे कण्व वंश ने राज किया था। पुष्पमित्र, शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र, सातकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को जो है वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है। आगे देखते हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो मौर्यों के बाद दक्षिण में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। सिमुक संस्थापक थे, तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। कई बार प्रश्न पूछा। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था, तो पान चाऊ ये एक चीनी जनरल थे जिन्होंने कनिष्क को हराया था। वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमा भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली हुई थी, तो मौर्य और कुषाण ये दोनों ऐसे वंश हैं जिनकी सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी फैली हुई थी। आगे देख लेते हैं। बाल विवाह प्रारंभ हुआ था, तो बाल विवाह जो है कुषाण काल में प्रारंभ हुआ था। कला की गांधार शैली फली फूली, तो गांधार शैली जो थी वो कुषाणों के समय में सर्वाधिक विकसित हुई थी। राजवंश और सिक्कों की धातुएं, कौन से राजवंश ने कौन से धातु सिक्के चलाए थे, किन धातुओं से? तो कुषाण ने स्वर्ण एवं ताम्र धातु के सिक्के चलाए, गुप्त ने स्वर्ण एवं रजत सिक्के चलाए, सातवाहन ने सीसा और पोटीन का, और कलचुरी ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र सिक्के चलवाए थे। आगे देखते हैं। अफगानिस्तान में बामियान प्रसिद्ध था, तो अफगानिस्तान में बामियान
बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। जो कला शैली भारतीय यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। तो गांधार जो शैली है ये भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण मानी जाती है। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है। तो गांधार मूर्ति कला में हरित स्तरित चट्टान यानी शिस्ट का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्राचीन काल के भारत पे आक्रमणों के संबंध में सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया, फिर शक, फिर कुषाण और सबसे आखिरी में हुड़। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो ये पहला ईरानी शासक था डेरियस प्रथम, जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में से सबसे पुराना प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हेंग शांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो हेंग शांग के समय भारत में सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख नगर था मथुरा। कौशय शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कौशय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। चीनी यात्री हेंग शांग ने अध्ययन किया था। तो चीनी यात्री हेंग शांग ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन किया था। आज भी भारत में हेंग शांग को याद करने का मुख्य कारण है, तो इनकी जो रचना थी सी यू की, इनकी रचना के कारण आज भी भारत में हेंग शांग को याद किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, तो हेंग शांग ने जो है भीनमाल की यात्रा की थी। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग। तो इत सिंह ने 671 अथवा 672 ईस्वी से लेके 693 और 94 ईस्वी के मध्य जो है इन्होंने बिहार की यात्रा की थी। अगला, चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं। तो चीनी लेखक भारत का उल्लेख इन तू नाम से करते थे। किससे? इन तू नाम से करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो मुस्लिम आक्रमण के कारण जो है नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश हो गया था। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा था? तो भारत में सबसे प्राचीन विहार था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा स्थित है, तो नालंदा बिहार में स्थित है। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। आगे देखते हैं प्रश्न। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? तो गुप्तकालीन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था। आगे देखते प्रश्न। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। तो ये है भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच में स्वामी दास का संबंध बनाना। आगे देखते हैं प्रश्न। चीनी यात्री फाहियान समकालीन था। तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। चीनी तीर्थयात्री हेंगशांग हर्ष से मिलता था और उसे बौद्ध धर्म का उपासक भी बताया गया था। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य का महत्व है। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए थे उन्होंने वेदांत का प्रसार किया था और उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पे रोक भी लगाई थी। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो शंकराचार्य का जन्म हुआ था केरल राज्य में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित है। तो ये 4 मठ जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में स्थित है। आगे के प्रश्न देख लेते हैं। कवि और किसके शासन काल में वो थे शासक? रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के शासन काल में थे। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के शासन काल में। हरिशेर ये चंद्रगुप्त के दरबार में थे। हरिशेर समुद्रगुप्त के दरबार में थे दोस्तों, गलती से चंद्रगुप्त ने निकल गया, समुद्रगुप्त। दांडी नरसिंह बर्मन के शासनकाल में। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में और हरिशेर ये भी समुद्रगुप्त के शासनकाल में थे और बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा है।
अब आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न देख लेते हैं, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। पहला प्रश्न, खजुराहो के मंदिर संबंधित है तो खजुराहो का जो मंदिर है वैष्णव शैव शाक्त और जैन धर्म से संबंधित है। अगला, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण जो चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। खजुराहो का मातेंगेश्वर मंदिर समर्पित है, तो ये शिव को समर्पित है। आगे देखते हैं, कांदरिया महादेव 64 योगिनी दशावतार तथा चित्रगुप्त में से वह मंदिर जो खजुराहो में नहीं है, तो दशावतार मंदिर खजुराहो में नहीं है। इसके अलावा कंदरिया महादेव 64 योगिनी और चित्रगुप्त के जो मंदिर है ये खजुराहो में है। खजुराहो के मंदिर भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप तथा मांडू के महल में से वह जो विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, तो मांडू का जो महल है उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी शामिल नहीं किया गया है। आगे देखते हैं, भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कांदरिया का महादेव मंदिर तथा ओसिया मंदिर में से वह जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, तो ग्वालियर का मंदिर जो है तेली मंदिर, उसका शिखर जो है द्रविड़ शैली में निर्मित है। 109 बौद्ध गुफाएं हैं कन्हेरी में। आबू का जैन मंदिर बना है, तो आबू का जैन मंदिर संगमरमर से बना है। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है, तो पालीताड़ा मंदिर जो है भावनगर गुजरात में स्थित है। आगे देखते हैं, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः इस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी, तो शैव धर्म एवं बौद्ध धर्म के मतावलंबियों के लिए एलिफेंटा की गुफाएं बनाई गई थी। आगे, एलिफेंटा के प्रसिद्ध सैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, तो ये राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। अजंता, भाजा, एलिफेंटा तथा एलोरा में से त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, तो एलिफेंटा जो है ये त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। आगे देखेंगे, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया है चित्रांकन। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उपलब्ध का है, तो बाघ की गुफाओं में जो है गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन किया गया है। आगे, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है, तो एलोरा के गुहा मंदिर हिंदू बौद्ध जैन धर्म से संबंधित है। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, तो राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है, तो कैलाश मंदिर एलोरा को शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, तो राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। राष्ट्रकूट का संरक्षण प्राप्त था जैन धर्म को। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। गुप्त मंदिर और उससे संबंधित स्थान, ईंट निर्मित मंदिर का भीतरगांव में, दशावतार मंदिर देवगढ़, शिव मंदिर भुमरा और विष्णु मंदिर एरड़। अजंता की गुफाएं रामायण महाभारत जातक कथाएं तथा पंचतंत्र कहानियों में से संबंधित है, तो जातक कथाओं से अजंता की गुफाएं संबंधित है। भित्ति चित्र कला के लिए भी जाना जाता है, तो अजंता की गुफा एवं लेपाक्षी मंदिर को जो है भित्ति चित्र के लिए भी जाना जाता है। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में से जो तथ्य समान है वह दोनों शिलाकृत स्मारक हैं। आगे देखेंगे प्रश्न, स्थान और राज्य संघ क्षेत्र, हम्पी कर्नाटक में स्थित है, नागार्जुनाकोंड आंध्र प्रदेश में, शिशुपालगढ़ उड़ीसा में, अरिकामेडु पुडुचेरी में स्थित है। कोणार्क का शिव मंदिर बनवाया था, तो कोणार्क का शिव मंदिर नरसिंह देव बर्मन प्रथम चोडगंग ने बनवाया था। काला यानी ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, तो कोणार्क के शिव मंदिर को जो है ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। मोढेरा का शिव मंदिर कहाँ स्थित है, तो मोढेरा का शिव मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। लिंगराज मंदिर अवस्थित है, तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में अवस्थित है। उड़ीसा में नष्ट होने से
बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो लिंगराज मंदिर सबसे बड़ा और ऊंचा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर स्थित है, ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। आगे, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्मित है, तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर जो है नागर शैली में निर्मित है। विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है, तो विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी मार्कंडेश्वर मंदिर को जाना जाता है। किसको? मार्कंडेश्वर मंदिर को। विष्णु को समर्पित ओंकार वाट मंदिर स्थित है, तो विष्णु को समर्पित ओंकार वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। बोरोबुदुर स्तूप स्थित है, ये जावा में स्थित है। ओंकारवाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य प्रवेश द्वार तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से संबंधित होता है गोपुरम। आगे, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम अथवा मल्लमपुरम का मंदिर बनवाया था, तो पल्लो द्वारा बनवाया गया था महाबलीपुरम या मम्मलपुरम का मंदिर। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था। द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ तथा धर्मराज रथ में से वह रथ जो सबसे छोटा है, तो द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। स्थान और स्मारक देख लेते हैं। एलिफेंटा क्या है? गुफा है। श्रवण बेलगोला मंदिर है। खजुराहो क्या है? श्रवण बेलगोला मूर्ति है। खजुराहो क्या है? मंदिर। और सांची क्या है? स्तूप है। ऐतिहासिक स्थल, उससे संबंधित वंश या स्थान। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सोर टेम्पल या तटीय मंदिर तमिलनाडु में। हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक। मानस असम में स्थित है। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पांड्यों ने। खजुराहो मंदिर का चंदेलों ने, और महाबलीपुरम के मंदिर ये पल्लवों द्वारा निर्मित कराए गए थे। आगे देख लेते हैं। स्तूप क्या? सांची क्या है? स्तूप चित्रकारी बाघ और अजंता। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई थी? मथुरा में। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ में। सूर्य मंदिर कोणार्क। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। हवा महल जयपुर में। और गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है, तो प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में स्थित है। सोनगिरी जहाँ 108 जैन दिगंबर मंदिर बने हुए स्थित है, तो ये दतिया मध्य प्रदेश के सन्निकट में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर है माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है हम्पी में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में, याद रखिएगा। नागर, द्रविड़ और बेसर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख मुख्य शैलियाँ हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है, तो पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को इंगित करता है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य स्थित है सीतापुर में। आगे देखते हैं। विख्यात मूर्ति शिल्प और स्थान। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। ये कहाँ, कौन से स्थल से प्राप्त हुआ? अजंता। प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उभरते हुए दिखाया गया, ये कहाँ पे स्थित है? उदयगिरी गुफा में। विशाल गोलासमों पे उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगावतरण, ये कहाँ से प्राप्त हुआ? महाबलीपुरम यानी ममलपुरम में। आगे का प्रश्न देखते हैं। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संबंध में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक तथा उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति में से वह जिसका सबसे पहले निर्माण किया गया था धौली स्थित शैलकृत हाथी, जो कि मौर्य काल से संबंधित है, सबसे पहले इसका निर्माण किया गया था। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम से संबंधित प्रश्न। 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की नींव डाली थी, तो विजयालय द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है
जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, तो यह है बृहदेश्वर मंदिर में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जिस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ था, वो राजराज प्रथम के शासनकाल में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। आगे देखते हैं। चोलों का राज्य फैला था, तो चोलों का राज्य कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग तक चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत में प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता भी था। कावेरीपत्तनम, महाबलीपुरम, कांची और तंजौर में से चोलों की राजधानी थी, तो चोलों की राजधानी थी तंजौर। आगे, चोल प्रशासन की विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। अगला, वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन था, तो ये था चोल। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं, वे हैं उत्तर मेरूर में। चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, तो दोट्टावरियम ये उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था चोल शासनकाल के अंतर्गत। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः कैसी है, तो चतुर्भुज है। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करती है शिक्षक के रूप में। 72 व्यापारी चीन में भेजे गए थे, तो कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में। अगला प्रश्न, चोर, चेल, पल्लव एवं राष्ट्रकूट में से दक्षिण भारत का वह राजवंश जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो ये थे चोल, जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए भी प्रसिद्ध थे। आगे का प्रश्न, चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था, वह थे राजेंद्र प्रथम। गैंगकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी, तो गैंगकोंड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई थी। वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की थी, तो राजराज प्रथम ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजराज प्रथम के द्वारा ही जल सेना प्रारंभ की गई थी। आगे, वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, तो कुलोत्तुंग प्रथम थे। इन्होंने जो है श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। शब्द और उससे संबंधित विवरण देख लेते। एरीपत्ती का तात्पर्य था भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तनियूर, स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम गठित करना। घटिका, प्रायः मंदिरों के साथ संबंधित जो विद्यालय होते थे उनको घटिका कहा जाता था। प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था, तो ये जो मार्ग था वो था तगर। याद रखिएगा, तगर मार्ग था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था। आगे देखते हैं। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक, तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। चोल, चालुक्य, पाल तथा सेन में से वह वंश जिसके द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे, तो ये थे चालुक्य। चालुक्यों की राजधानी थी, तो चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ, तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में कालिदास का उल्लेख हुआ है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यमन प्रिया शब्द घोतक था, तो काली मिर्च को यमन प्रिया के नाम से जाना जाता था। संगम साहित्य में तोलकप्पियम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। शिल्पाधिकारम के लेखक थे इलोंगो अडिगल। इलोंगो अडिगल किसके जो है लेखक थे? शिल्पाधिकारम के। ग्रंथ और उससे संबंधित विषय, तिरुक्कुरल ये था दर्शन, तोलकप्पियम ये था व्याकरण, शिल्पाधिकारम प्रेम ग्रंथ, मणिमेखले वणिक कथा थी। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती है। अरिकामेडु के पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। अरिकामेडु ताम्रलिपित कोरके तथा बारबेरिकम में से वह बंदरगाह जो
ओडो के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी के लेखक को ज्ञात हुआ था? तो ये था अरिकामेडू। रोमन बस्ती प्राप्त हुई तो अरिकामेडू से। एम्फोरा जार होता है एक। एम्फोरा जार एक लंबा एवं दोनों तरफ से हत्थेदार जार होता है। कदम्ब, चेर, चोल तथा पांड्य राज्य वंशों में से वह जिनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ, तो कदम्ब का उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरुल है तमिल भाषा में। तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई, तो कुरुल को ही लघुवेद की संज्ञा दी गई है। आगे देखते हैं। तमिल रामायणम या रामावतारम के लेखक थे, तो ये थे कंबन। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में सित्तर थे जो तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पे प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। आगे राजवंश और उससे संबंधित राजधानी पल्लव, कांची, पांड्य, मदुरा, यादव, देवगिरी, काकतीय, वारंगल। आगे देखिए। चतुर्वेदी मंगलम परिषद, अष्टदिग्गज तथा मणिग्रामम में से वह जो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगमन था, तो ये था मणिग्रामम। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था, तो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य संपन्न हुआ था। आगे देखते हैं। संगम युग में पूरे यूरोप विख्यात था, तो सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में। पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी, तो पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी वेंगी नदी। संगम पतन जो पश्चिमी तट पे स्थित थी, तो नौरा, तोंडी, मुसीर तथा नीलसेंडा, ये सब जो है पश्चिमी तट पे स्थित थे। संगम पतन। संगम कालीन साहित्य में कौन को यो मनन प्रयुक्त होते थे, तो ये राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। तृतीय संगम कहाँ पे हुआ था, तो तृतीय संगम मदुरई में हुआ था। प्रथम एवं द्वितीय संगम का आयोजन क्रमशः हुआ था, तो प्रथम का भी मदुरई में, द्वितीय का कपाटपुरम में हुआ था, और मदुरई का ही और तीसरा जो संगम हुआ था वो भी मदुरई में हुआ था। आगे। वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, तो ऋषि अगस्त्य के बारे में। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया, तो मतावलिन ने जो है चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया था। कादम्ब राजाओं की राजधानी तो वनवासी उनकी राजधानी थी। दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा, तो पांड्य वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। मंदिर और उससे संबंधित स्थान। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल में स्थित है। महाकाल मंदिर उज्जैन में, और वेलूर मठ कहाँ स्थित है, हावड़ा में। आगे के प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से। पहला, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में संबंधित है, तो इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला, मुद्रा राक्षस के लेखक, तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखादत्त। अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकें जो गुप्त काल में लिखी गई थी, तो ये हैं अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस। ये चारों पुस्तकें जो है गुप्त काल में लिखी गई थी। 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे, तो दंडी जो है ये 10 कुमार चरितम के रचनाकार हैं। कुमार संभव महाकाव्य लिखा गया है। कुमार संभव महाकाव्य कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव तथा जानकी हरण में से वह नाटक जो कालिदास ने नहीं लिखा, तो जानकी हरण जो है कालिदास जी द्वारा नहीं लिखा गया। इसके अलावा मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभव ये जो है कालिदास के द्वारा लिखित नाटक हैं। लेखक और उनसे संबंधित पुस्तकें देख लेते। वात्स्यायन, इन्होंने कामसूत्र लिखी थी। चाणक्य, अर्थशास्त्र। कल्हड़, रजत रंगड़ी। कल्हड़ द्वारा रचित रजत रंगड़ी संबंधित है, तो ये संबंधित है कश्मीर के इतिहास से। आगे देखते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी
पुस्तक संबंधित है तो चरक संहिता नामक पुस्तक जो है ये चिकित्सा से संबंधित है। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है, तो वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु कौन थे? तो नागसेन वह भिक्षु थे। मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद जैसे मिलिंडर और नागसेन के संवाद की जो है कहानी इसमें प्रस्तुत की गई है। रजत रंगड़ी के लेखक कल्हड़ के समय शासक थे, तो कल्हड़ जो है जयसिंह के समय थे। कल्हड़ कृत रजत रंगड़ी में कुल कितने तरंग है? तो रजत रंगड़ी में कुल 8 तरंग है। कल्हड़ की रजत रंगड़ी को आगे बढ़ाया था तो जॉन रोज और श्रीवर ने जो है कल्हड़ की रजत रंगड़ी को आगे बढ़ाया था। आगे सौदरानंद रचना है, तो सौदरानंद जो है अश्वघोष की रचना है। नागानंद रत्नावलियों प्रियदर्शिका के लेखक थे, तो ये थे हर्षवर्धन। अमरकोश सिद्धांत शिरोमणि बृहत संहिता तथा अष्टांग हृदय में से वह जो विश्वकोशीय ग्रंथ है, तो बृहत संहिता जो है विश्वकोशीय ग्रंथ है। सुमेलित करिए। पुस्तक रचनाकार मृच्छकटिकम, शूद्रक, बुद्धचरित, अश्वघोष, हर्षचरित, बाणभट्ट। ग्रंथकाल और मूल ग्रंथ वराहमिहिर बृहत संहिता इन्होंने लिखी थी। विशाखा दत्त, देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक, मृच्छकटिका, विल्हड़, विक्रमांक देवचरित, कर्पूर मंजरी, राजशेखर, मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त, सौदरानंद, अश्वघोष, लाइफ ऑफ हेवन शियांग हुईली, द नेचुरल हिस्ट्री पिलानी ने लिखी थी। आगे देखते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र जो है मालविकाग्निमित्र के नायक थे। वह पुस्तक जिसमें शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है, तो यह है मालविकाग्निमित्रम। स्वप्नावास दत्ता के लेखक कौन है? भास। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव अलंकृत करते थे लक्ष्मण सेन की सभा में। रचनाएं और उससे संबंधित विषय। अष्टांग संग्रह ये आयुर्विज्ञान से संबंधित है। दश रूपक नाट्य कला से, लीलावती गणित से संबंधित है, महाभाष्य व्याकरण से, सर्ववर्मा कातंत्र से और विज्ञानेश्वर मितेच्छरा। आगे तुम्हारा अधिकार कर्म पे है, फल की प्राप्ति पे नहीं। यह वाक्य जिस ग्रंथ का वह है, तो यह वाक्य जो है गीता ग्रंथ में उल्लेखित किया गया है। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं, यह कहा गया है, तो ये महाभारत में कहा गया है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो ये ग्रंथ है पंचतंत्र। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है, तो विष्णु शर्मा जी द्वारा जो है मूल रूप से पंचतंत्र का निर्माण किया गया है। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव की स्थानिक मान की खोज की थी, तो ये है आर्यभट्ट। आगे देखते हैं हम लोग। पृथ्वी के अपने धुरी पे घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, यह किसने कहा था? तो ये आर्यभट्ट ने कहा था। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन थे? तो ये हैं महेंद्र वर्मन। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, तो भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। सितार, वीणा, सरोद तथा तबला में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है आपका बीड़ा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते पूर्व मध्यकाल, जो 800 से लेकर 1200 ईस्वी तक है। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो पृथ्वीराज द्वितीय प्रसिद्ध है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, तो जावा और सुमात्रा से था। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन बिहार में बनवाया था, तो ये था सारनाथ में। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया था क्या? सूर्यवंशी बताया गया था।
आला ऊदल संबंधित थे, तो आला ऊदल महोबा से संबंधित थे। आगे, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज विजय के लेखक जयनायक। दोस्तों इन दोनों प्रश्नों में कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी पृथ्वीराज विजय जब आता है तो भी लोग चंद्रबरदाई मार देते हैं, लेकिन पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जयनायक और पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई। आगे देखते हैं रचनाकार और रचना। सारंगधर, इन्होंने हमीर रासो लिखी थी। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, जगनिक पारमल रासो और नरपति नाला बीसल देवदासो इन लोगों की रचना है। आगे देखिए, राजपूत वंशों में से वह जिसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का यानी दिल्ली शहर की स्थापना की थी, तो तोमर वंश ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था, तो ये था बुंदेलखंड का। पुनर्वर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? तो धर्मपाल ने। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था, तो ये है धर्मपाल। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य में अवस्थित है। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी, तो राष्ट्रकूट राज्य की जो साम्राज्य की नींव है ये दंती दुर्ग ने रखी थी। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग ने। अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। महानतम प्रतिहार राजा कौन थे? तो महानतम प्रतिहार राजा थे मिहिर भोज। महान जैन विद्वान हेमचंद्र अलंकृत करते थे, तो कुमारपाल की सभा में अलंकृत करते थे। कौन? जैन विद्वान हेमचंद्र। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया था, तो ये किया था लक्ष्मण सेन द्वारा। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता कौन थे? तो विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि और जिमूत वाहन जो है मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे। आगे देखते हैं, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर संबंधित थे, तो ये महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से संबंधित थे। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट तथा चोल में से वह जो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं थे, तो चोल इस त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं थे। इसके सिवा प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था। महोदया पुराना नाम था, तो महोदया किसका पुराना नाम था? कन्नौज का। नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, तो नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है क्या? कन्नौज जाना जाता है। वह जिसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी, तो जय सिंह सिद्धराज ने सहायता प्रदान की थी। राजा भोज ने शासन किया धार पर। किस पे? धार पर। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो भगवती सरस्वती भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं। आगे, गौड़वाहों के रचयिता थे, तो वक्कपति जो है गौड़वाहों के रचयिता थे। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अरघट्टा निरूपित करता है, तो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को जो है अरहट्टा कहा जाता था। दोस्तों ये हम लोगों का फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंशियंट इंडिया का ख़त्म होता है, और अगला भाग जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास के आपको जल्दी ही वीडियो उसकी भी अपलोड कर दी जाएगी। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।